चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। लास्ट टाइम जो प्लान किया था वो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड था। अपन पहले भी कई बार डिस्कस किए हुए हैं उसको, तो उसको एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। सारी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो भी होता है ओसी के लिए, पीएसआई के लिए, आरसी के लिए और अपन आज से अपन स्टार्ट करेंगे। आज इसके बारे में बात करेंगे। पीएसआई क्या होता है, मतलब क्या होता है। पीएसआई मतलब पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन मुख्य रूप से यही दो पार्ट है, ओएसी और पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। पावर साइड। हाँ सलीम जी बोलिए। हाँ बराबर मिल रहा है। हाँ सलीम जी बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है, अभी बराबर आया। अच्छा 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 अच्छा। चलिए तो अपन बात कर रहे थे पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन, मतलब पीएसआई का मतलब होता है पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। और इससे पहले मैंने बताया था कि जो लास्ट पीडीएफ सेंड किया था उसमें कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, जो वेरियस काइंड के कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होते हैं टीआर 1 टू टीआर 12 13 तक, तो उसको एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। उस पीडीएफ में पूरा कवर है वो। आज पीएसआई की बात करते हैं। मैं ये बता रहा था कि टीआरडी का जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें से ओएचई एक पार्ट हो गया जिसका अपन डिस्कशन किए, उसके बारे में एक जस्ट आइडिया मिला अपने को बेसिक। दूसरा है पीएसआई, पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। तो पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन में भी देखा जाए तो अलग अलग सब स्टेशन होता है और स्विचिंग सब स्टेशन और स्विचिंग स्टेशन होता है। तो सब स्टेशन का हम लोग आज जिक्र करेंगे कि सब स्टेशन और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं और उससे रिलेटेड ऑक्सिलरी जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे और ये टॉपिक थोड़ा डेप्थ में समझेंगे अपन। डेप्थ में इसलिए क्योंकि सब कुछ पीएसआई के अंदर जो है ना इसके ऊपर डिपेंडेंसी है। मतलब पीएसआई में पावर ट्रांसफार्मर अगर ओके है तो सब कुछ ओके है, और पावर ट्रांसफार्मर के फेल हो जाने से हमारा डायरेक्ट जो पावर सप्लाई का है इंटरप्शन होता है। तो इसलिए और एक वाइटल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी है। तो पावर ट्रांसफार्मर को डिटेल में समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक आइडिया सबको होगा। तो मैं ट्रांसफार्मर को डिफाइन कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर का प्रॉपर देखा जाए तो डेफिनेशन क्या होता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से अगर डिफाइन किया जाए तो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट एट ए फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन नहीं होता है यहाँ पे। और पावर का ट्रांसफ़र होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट, मतलब प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट पे पावर का ट्रांसफ़र हुआ। मतलब पावर का ट्रांसफ़र हुआ, पावर का स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं हुआ। जितना पावर प्राइमरी साइड में है उतना ही पावर सेकेंडरी साइड में है। और ये ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी का भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है, तो
जो फैराडे लॉ ऑफ फैराडे लॉ है इंडक्शन का, उसके उसके प्रिंसिपल के थ्रू इसका ट्रांसफ़र हो रहा है कि कोई भी कंडक्टर अगर किसी ऐसे मैग्नेटिक सर्किट के पास में आता है जिसमें ऑलरेडी वेरिएबल नेचर का मतलब वोल्टेज है, मतलब एसी वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग नेचर का, जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वैसा है। उसकी वजह से करंट, सर्किट क्लोज होगा, करंट बनेगा, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। उस फ्लक्स का लीकेज अगर उसके पास जो कंडक्टर है उसमें होगा तो वहाँ भी फ्लक्स का लीकेज होगा। तो फैराडे लॉ बेसिकली यही कहता है कि एक सर्किट है जहाँ पे ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो की वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ प्राइमरी सर्किट में, उससे मैग्नेटिकली कपल्ड है सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर का, उससे मैग्नेटिकली कपल्ड है, और इस कपलिंग की वजह से सेकेंडरी सर्किट में इंडक्शन इफेक्ट आ रहा है, और उस इंडक्शन इफेक्ट की वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी साइड में। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कंडक्टर का साइज, मतलब हम जिस तरह से जितना इंडक्शन कराना चाहते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग तो ऑलरेडी है, हमारा टर्न कितना है, टर्न का साइज कैसा है, और उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब कितना इंडक्शन होगा। तो ये एक डेफिनेशन हो गया, और इंडक्शन की बात हो गई कि सेकेंडरी साइड में जो करंट आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है। तो फ्लक्स का लीकेज हो रहा है और मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, उस इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, जो कि टर्मिनल पे हम मेजर करते हैं, सेकेंडरी टर्मिनल पे। तो हम रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टीआरडी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके, तो यहाँ पे हम ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। और ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर जो रेलवे के अंदर यूज करते हैं, ऑब्वियसली स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब हायर वोल्टेज हम लेंगे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड उसको फीड करेंगे, और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड जो होगा उस वोल्टेज को स्टेप डाउन वोल्टेज मिलेगा, जो कि 27.5 के अप्रॉक्स होगा। और उसको फिर हम फीडिंग सर्किट जो होता है टीएसएस के अंदर, ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर पूरा बस बार का अरेंजमेंट होता है, वहाँ फीडर सर्किट और सारी अरेंजमेंट करके, और फिर हम इसके बाद ओएचयू को सप्लाई करते हैं। तो जो हम पावर ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है इसमें कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम ओवरलोड की पहले अगर बात कर ले तो कह रहा है कि 100% जो ओवरलोड हम करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो वो 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। मतलब 5 मिनट के लिए 100% ओवरलोड कर सकते हैं। रेटिंग जितना है उसका डबल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 100%। और वही अगर 15 मिनट के लिए ओवरलोड करना चाहते हैं तो 50% अगर ओवरलोड कर रहे हैं तो 15 मिनट तक ओवरलोड हो जाएगा। और एक ओवरलोड से दूसरे ओवरलोड के बीच का जो गैप होता है वो 3 आवर रहना चाहिए। ये नहीं हुआ कि अभी ओवरलोड किए फिर आधे घंटे के बाद ओवरलोड कर दिए, तो ऐसे में ट्रांसफार्मर मतलब ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन दे रखे हैं ओवरलोड के। फिर इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की जैसे जितने पार्ट्स है उसके डिटेल्स के बारे में उसका डिटेल्स सब समझेंगे कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। बेसिक से समझते हैं। ट्रांसफार्मर हो गया, सबसे पहले तो कोर होगा। कोर मीन्स एक स्पेशलाइज जो होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का कोर बना होता है। उस कोर के सहारे वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग में भी बात करें तो एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तो इसमें वोल्टेज हाई रहेगा,
हाई वोल्टेज रहेगा और करंट कम रहेगा, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स तो ज़्यादा रहेंगे, और लेकिन इसका जो प्रत्येक टर्न का मतलब जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम रहेगा। और हाई वोल्टेज हो गया तो करंट कम रहेगा प्राइमरी सर्किट में। वही सेकेंडरी सर्किट की बात करें तो सेकेंडरी सर्किट में हम स्टेप डाउन वोल्टेज मतलब इंडक्शन का जो वोल्टेज है वही लेना चाहते हैं, तो उसमें लो वोल्टेज हो गया लेकिन करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो लो वोल्टेज और करंट ज़्यादा, तो करंट जहाँ भी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ कंडक्टर का साइज जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा करंट को कैरी करने के लिए, और वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा कम होगा, कंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। तो इस तरह से मतलब चीज़ों को ट्विस्ट करके क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो क्या क्या सीन रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा। तो ये वाइंडिंग की बात हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की, कोर की बात हो गई। दूसरा इसके अंदर जो कूलिंग का प्रोविज़न रहता है उसको हम समझ लेते हैं कि अलग अलग कितने तरह के कूलिंग का प्रोविज़न होता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है तो उसमें जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो उस वजह से हीटिंग भी होगा। उस हीटिंग की वजह से अगर कूलिंग का प्रोविज़न नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो सकता है, इस वजह से कूलिंग का प्रोविज़न करते हैं। कूलिंग का प्रोविज़न जो है अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ONAN होता है, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ऑयल ऑलरेडी फील्ड है ट्रांसफार्मर के अंदर, टैंक जो होता है उसके अंदर, उसका काम होता है कूलिंग और इंसुलेशन दोनों पर्पज़ के लिए यूज होता है। तो यहाँ कह रहा है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ONAN, ये नेचुरल है, इसके लिए कुछ एक्सटर्नल मैकेनिज्म नहीं लगाया गया है कूलिंग के लिए। ऑयल है उसके अंदर, टैंक के अंदर, उससे कूलिंग हो रही है, और एयर जो सराउंडिंग से मिल रहा है उससे कूलिंग हो रही है। फिर दूसरा होता है ONAF, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। तो ऑयल नेचुरल तो टैंक में जो है उससे हो रहा है कूलिंग। दूसरा एयर फोर्स्ड का मतलब हुआ कि बाहर से फैन लगा के रखे हैं, कूलिंग फैन है हाई रेटिंग का, और वो फोर्स्ड एयर को ट्रांसफार्मर के ऊपर फ्लो ऑफ करा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ सराउंडिंग की हवा की वजह से ठंडा नहीं हो रहा है ट्रांसफार्मर, जो फैन चल रहा है उसकी हवा की वजह से भी ट्रांसफार्मर जो है ठंडा हो रहा है। ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर नहीं ठंडा करेंगे तो हीट लॉस के फॉर्म में जो हमारा पावर है वो कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए वहाँ कूलिंग कराना ज़रूरी है। तो ऐसा देखा गया है कि हम जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं आजकल, ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है 21.6 MVA का ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। अगर 21.6 MVA का ट्रांसफार्मर ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल मैकेनिज्म यूज करता है कूलिंग का, तो 21.6 MVA पे रहेगा उसका रेटिंग। वही ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स मतलब एक्सटर्नल फैन लगा दिए, एयर फोर्स कूलिंग वहाँ हो गया, तो यही 21.6 MVA वाला ट्रांसफार्मर 30 MVA की तरह वर्क करेगा, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स का एडवांटेज ये होता है कि एक्सटर्नली हम चारों तरफ से ट्रांसफार्मर के फैन लगा देने की वजह से ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। 21.6 MVA वाले ट्रांसफार्मर को 30 MVA की तरह यूज कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये बात होगी कूलिंग की, ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग होता है उसकी बात होगी। अब बात करते हैं कि अलग अलग टाइप के एसेसरीज जो प्रोवाइड किए गए हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। हाँ रविंदर जी बोलिए। वो सर बोले कूलिंग से कैपेसिटी बढ़ सकता है, कूलिंग से कैपेसिटी से कैसे बढ़ेगा? हाँ वही वो मैं, एक्सेस लोड दे सकते हैं ना, हाँ मैं और क्लियर, कैपेसिटी तो वो बाइंडिंग पे डिपेंड करेगा और कोर पे ना। मैं और इसको क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा। देखिए कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन हुआ इसका मतलब वहाँ पे करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, और कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है I²R/T के फॉर्म में हीट का लॉस होता है। ये हीट लॉस हर एक मशीनरी में होता है, चाहे मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो। तो ये हीट लॉस कैसे हो रहा है?
एक तो रेजिस्टेंस है, दूसरा जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड कर रहा है हीट लॉस। तो जो हीट लॉस टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, जो कंपोनेंट हीट लॉस का टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, उस पर हमारा कमांड है। उस पर कैसे कमांड है कि हम टेम्परेचर को वहाँ की सराउंडिंग के टेम्परेचर से हम कम कर दें। तो जो टेम्परेचर वाला कंपोनेंट होगा वो कम हो जाएगा, तो I²R/T जो होता है उसमें टोटल हीट लॉस जो है कम हो जाएगा। तो हमारा जो लॉस के फॉर्म में चला जा रहा था, मान लीजिए कोई कैपेसिटी 50 MVA का है और उसका 10 MVA चला जा रहा है हीट लॉस के फॉर्म में, और उसको हम किसी मैकेनिज्म से कंपनसेट कर रहे हैं, तो वो 50 MVA तक आ सकता है या 45 MVA तक आ यस सकता सर, है। यस सर, ठीक है सर। ये कहने का मेरा मतलब है। तो वही एयर फोर्स्ड कूलिंग में यही चीज़ करते हैं कि हाई रेटिंग के मतलब फैन लगा देते हैं, और मतलब चारों तरफ से फोर्स्ड कूलिंग होती है ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो हीट लॉस में कंपनसेशन हो जाता है। तो वही बात करते हैं, जो अलग अलग टाइप के एसेसरीज लगे होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें से इम्पोर्टेंट जो एक्सिलरीज है उसको लिस्ट आउट किया गया है। बुकोल्ज रिले की बात हम करेंगे। बुकोल्ज रिले जो होता है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में सबसे पहले समझ लेते हैं कि अलग अलग पार्ट क्या क्या है। जैसे एक टैंक की बात कर लिए, वाइंडिंग की बात कर लिए, फिर इसके बाद बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक की बात करते हैं। फिर कंजर्वेटर टैंक देखे होंगे ट्रांसफार्मर के सबसे साइड में रहता है और टॉप टॉप सेक्शन में रहता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है, और वो ट्रांसफार्मर टैंक से जुड़ा रहता है। दूसरा रेडिएटर की बात करते हैं। रेडिएटर वो होता है जो फिन के फॉर्म में, मतलब पतली पतली पट्टी का एक जैसे विंडो में लगा होता है वैसा टाइप का, चारों तरफ फिन्स बना रहता है। वो वहाँ रेडिएटर का काम करता है। जैसे हवा आता है उससे, फिर उससे पास होते हुए ट्रांसफार्मर को ठंडा करता है। तो एयर नेचुरल से जो ठंडा होता है उसके थ्रू होता है, रेडिएटर के थ्रू होता है। फिर और भी बात करें तो हाई वोल्टेज साइड का बुशिंग होता है। वो सिर्फ बुशिंग नहीं होता है, बुशिंग का मतलब होता है जहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म हो इंसुलेटर के थ्रू, उसको बुशिंग बोलते हैं। तो हाई वोल्टेज साइड दो बुशिंग रहता है, और इसी बुशिंग के साथ इनबिल्ट सीटी भी होता है, हाई वोल्टेज बुशिंग सीटी। और फिर सेकेंडरी साइड में भी ऐसा ही लो वोल्टेज बुशिंग और उससे अटैच्ड इनबिल्ट लो वोल्टेज बुशिंग, जो दो इंसुलेटर के फॉर्म में दिखता है, दो हाई वोल्टेज साइड में और दो लो वोल्टेज साइड में, उसको हाई वोल्टेज बुशिंग सिटी बोलते हैं और लो वोल्टेज बुशिंग सिटी बोलते हैं, एलवी साइड में जो होता है। इसी तरह और भी जो लगे हुए अलग अलग एक्सिलरी उसकी बात करें तो बुकोल्ज रिले जो होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। वो एक तरह से कनेक्टेड होता है कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के अंदर, उसका टैंक से कनेक्शन होता है। सिलिका जेल की बात करेंगे। ऑयल लेवल इंडिकेटर जो होता है उसकी बात करेंगे। एमओजी जो होता है मैग्नेटिक ऑयल गेज, उसकी बात करेंगे। WTI OTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, उसकी बात करेंगे। बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर की बात किए। प्रेशर रिलीज डिवाइस और प्रेशर स्टील रेडिएटर। तो ये सारे एसेसरीज है, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। बुकोल्ज रिले जो होता है, जैसे ट्रांसफार्मर है आपका, उसमें ऑयल फिलअप है, तो ऑयल जो है ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल में अगर किसी भी तरह का इंटरनल फॉल्ट आया, चाहे मान लीजिए वाइंडिंग ब्रेक हो गया, कहीं से क्रैक है या कुछ शॉर्ट सर्किट, इस तरह का कुछ भी इंटरनल फॉल्ट आया किसी भी टाइप का, तो वो असर डालेगा ट्रांसफार्मर के ऑयल के ऊपर। मतलब ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है एक्सपेंड होने चालू करेगा। तो उसमें जो बुकोल्ज रिले में जो पूरा अरेंजमेंट रहता है वो इस तरह का रहता है कि जैसे वो इस तरह की सिचुएशन को या कि एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करता है। तो इसका ओवरऑल सेफ्टी डिवाइस है एक तरह से। जैसे किसी भी इस तरह का एबनॉर्मलिटी आ जाएगा, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर का कोई अंदर इंटरनल फॉल्ट हुआ, तो उसमें जो गैसेस रिलीज होंगी उसको सेंस करेगा, और सेंस करके उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है कि
वो फिर गैसेस एक्सेस कुछ बढ़ेगा तो वहाँ पे एक ऑडिबल अलार्म का भी प्रोविज़न रहता है, वो अलार्म देना चालू कर देगा। और फिर इससे भी ज़्यादा अगर गैस का एक्युमुलेशन होता है तो फिर वो सर्किट ब्रेकर से भी वो उसका कनेक्शन रहता है, एलवी सर्किट ब्रेकर और एचवी सर्किट ब्रेकर। दोनों सर्किट ब्रेकर को साइमल्टेनियसली इंटर ट्रिप रिले से ट्रिप करा के और ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर देगा। मतलब एचबी साइड से भी सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया और फिर एलवी साइड से भी सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया और दोनों तरह से ओपन हो गया सर्किट ब्रेकर, तो ट्रांसफार्मर हमारा आइसोलेटेड हो गया और सुरक्षित हो गया। और अगर ऐसा हुआ, मतलब आईटीआर ऑपरेट हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमें ट्रांसफार्मर को थोरोली चेक करना पड़ेगा अच्छे से और फॉल्ट जो भी है उसका पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद ही हम ट्रांसफार्मर को आईटीआर रीसेट करके और वापस चार्ज करेंगे और लोड पे लेंगे। मतलब बुकोल्स रिले कभी भी आएगा तो ट्रांसफार्मर का आईटीआर बिना चेक किए हुए रीसेट नहीं कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर को लोड पे नहीं ले सकते हैं। ये मतलब सीरियस इंडिकेशन होता है। तो बुकोल्स रिले ऑपरेट हुआ है तो कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट है, उसका पता लगाएंगे और उसको अटेंड करेंगे, क्या फॉल्ट है उसको समझेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे और इसके बाद ही उसको ऑपरेशन में लेंगे। तो ये बुकोल्स रिले होता है। इसका बहुत सारा डिटेलिंग है इसमें कि मरकरी स्विच क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं, किस तरह से फंक्शन है, पूरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो उस डिटेलिंग में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। अपने को लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि बुकोल्स रिले एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर के हर एक इंटरनल फॉल्ट के केस में ऑपरेट होता है, अलार्म देता है और फिर गैसेस का एक्युमुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा के ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर देता है। ये बुकोल्स रिले की बात हो गई। फिर इसके बाद बात करेंगे सिलिका जेल या ब्रीदर। जो सिलिका जेल ब्रीदर होता है, कोई बताएगा इसमें से सिलिका जेल के बारे में? हाँ रविंदर जी बताइए। सर सिलिका जेल एक पत्थर रहता है, स्टोन रहता है और उसमें गुण है कि वो नमी को सोख लेता है अपने पास, यानी कि वो ड्राई एयर जाने देगा। और नॉर्मल में सिलिका जेल का कलर अगर हेल्दी है तो ब्लू होगा और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर जाने के बाद उसका कलर चेंज होता है, पिंक हो जाता है। बराबर। यानी तो ड्राई एयर को जाने देता है, वो नमी को सोखता है। तो ये कब क्यों ज़रूरत पड़ता है इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर का भी जो ऑयल है वो टेम्परेचर के हिसाब से, कोई भी चीज़ है तो उसका टेम्परेचर का उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब जैसे और फिर लोडिंग की वजह से भी होता है, लोडिंग की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। ओवरलोड रहेगा तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो ऑयल का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है। तो हमारा जो ऑयल है अगर फैलता है तो कंजर्वेटर टैंक के में लेवल जो है बढ़ जाएगा ऑयल का, और फिर जो कंजर्वेटर टैंक जो हाफ फिल्ड रहता है उसमें जो एयर है वो बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो ब्रीदर के थ्रू बाहर निकल जाएगा और फिर इसके बाद जब ठंडा होगा ऑयल तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्रीदर के थ्रू ही बाहर का सराउंडिंग से जो हवा है आके कंजर्वेटर टैंक में फिर से हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो सराउंडिंग से हवा आए वो ड्राई एयर आए, मतलब वेट एयर आएगा तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसके क्वालिटी को ख़राब कर देगा। इसके लिए ड्राई एयर का आना ज़रूरी है। तो ड्राई एयर जहाँ माउथ है, मतलब ओपनिंग है ऑयल आने का, ये एयर आने का, वहीं पे हमने ब्रीदर को लगा दिया है। ब्रीदर के थ्रू ही एयर आएगा और ब्रीदर के थ्रू आएगा तो अगर नमी वाला हवा भी रहेगा तो उस नमी वाले हवा को ब्रीदर में जो सिलिका जेल रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई एयर को फिर ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक के थ्रू भेजता है। तो इस तरह से वो काम करता है। यही साइकिल मतलब चलते रहता है कि ठंडा हुआ तो फिर अंदर जाएगा हवा ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये ओवरऑल सिलिका जेल की बात होगी। फिर ऑयल लेवल चेक करने के लिए जो है
इंडिकेटर वगैरह रहता है, जिसमें से मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज होता है। मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज एक इक्विपमेंट ही कह सकते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट की। जैसे ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से लीवर रहता है, वो उठेगा तो गेज में दिखाएगा, वहाँ जो ये कांटा रहेगा वहाँ पे दिखाएगा कि इतना ऑयल लेवल है और रेंज में है कि नहीं, ये सब पता चल जाता है। और नीचे जाएगा तो वो लीवर नीचे इस तरफ घूम जाएगा, तो उससे गेज एक्चुअल मॉनिटर किया जा सकता है। और मैग्नेटिक ऑयल लेवल एमओजी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो एमओजी का क्या फंक्शन होता है, अगर कोई पूछे तो मैग्नेटिक ऑयल गेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंसुलेटिंग ऑयल रहता है या कूलिंग ऑयल जो रहता है उसके लेवल को सिंपली बताता है। WTI की बात करते हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर जो है ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग की टेम्परेचर को बताता है। और इसका कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग जान लेना बहुत ज़रूरी है WTI और OTI का, कि मतलब किस सेटिंग पे वो मतलब अलार्म देगा और कितने पे फिर वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कराएगा। तो 75 और 85 है, इसको हम और क्लियर कर देंगे। 75 से 85 है WTI का, और 80 to 85 है OTI का। इसको कंफर्म कर देंगे वापस, काफ़ी दिन रेफ़र किया हो गया तो यही है। WTI और OTI का टेम्परेचर सेटिंग है कि इतना पर अलार्म देगा, और इससे भी टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है तो फिर वो ट्रिपिंग कराएगा। फिर बुशिंग सिटी हाँ पंकज जी बताइए। हाँ सर, एक जगह क्वेश्चन था इस तरह का, the trip due to high oil temperature is operated at 85 डिग्री सेल्सियस। 85 है, और जो the alarm due to high winding temperature WTI वो 90 डिग्री है। 85 to 90 अलार्म पहले 90 हो जाएगा, अलार्म पहले ये आएगा। वाइंडिंग वाइंडिंग के लिए सर, वो ऑयल के लिए, हाँ ऑयल के लिए, हाँ ऑयल के लिए 85 है ना। हाँ ऑयल के लिए 85 और वाइंडिंग के लिए 90। हाँ ये ट्रिपिंग का हो गया, उससे 10 जो है कम कर लीजिए अलार्म का, मतलब 80 to 90 हो गया ऑयल का, और 75 to 85 हो गया WTI का। उसको हम ग्रुप में डाल देंगे, एग्जैक्ट डेटा है मेरे पास। सर 5 कम होता है सर, 5 होता है ना। हाँ, हो सकता है 70, हाँ 80 85 और 85 90 बराबर। 80 85 WTI का हो गया, और 85 90 जो हो गया OTI का हो गया। 90 95 होगा सर। नहीं सर, WTI का ज्यादा होगा सर, OTI का कम होगा। WTI का 90 हो गया ना ट्रिपिंग का अलार्म का। हाँ ठीक है, उसको 4 डेटा है, उसको चारों डेटा को हम भेज देंगे ग्रुप में। तो ये वाइंडिंग टेम्परेचर का 80 85 90 95 है सर बराबर। तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस इस तरह से कि वाइंडिंग टेम्परेचर जो है उसका भी एक लिमिटेशन है कि इतने टेम्परेचर तक वो डिजाइंड है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये रिले एक तरह से लगाया गया है, ये एक रिले ही है। इसके बाद बात करते हैं बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर की। बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर मतलब एक तरह से टर्मिनल कनेक्टर होता है, मतलब कनेक्शन प्रोवाइड करने का एक पॉइंट होता है। ये HV साइड में भी रहेगा, LV साइड में भी रहेगा। जो हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 2 फेज आ रहा है, उन्हीं 2 बुशिंग सिटी पे जाके कनेक्ट होता है, जो ट्रांसफार्मर के बिल्कुल टॉप पे रहता है। और फिर LV साइड में भी 2 बुशिंग होता है, जो आउटपुट निकलता है ट्रांसफार्मर का LV साइड में, वहाँ पे कनेक्ट होता है, और उसमें इनबिल्ट करंट ट्रांसफार्मर रहता है। और फिर प्रेशर रिलीज डिवाइस जो PRD होता है, उसका भी यही फंक्शन है कि ट्रांसफार्मर के अंदर गैसियस प्रेशर जो बन रहा है उसके ऊपर रहता है, और प्रेशर का भी सेटिंग रहता है, वो उसके बियॉन्ड हो जाएगा
या HF6 गैस भरते हैं, HF6 जो होता है हेक्साफ्लोराइड, तो उस गैस का एक रहता है कि इतना प्रेशर रहना चाहिए, उससे कम प्रेशर हो गया तो फिर वहाँ भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। हाँ पंकज जी बताइए। वो सर SF6 हेक्साफ्लोराइड का 4.5 kg/cm सर। उसका भी कुछ है पैरामीटर्स है तो 4.5। हाँ 4.5 मैंने कुछ और भी देखा है उसको, 2-3 चीज़ रहता है, कई जगह अलग अलग रखते हैं। तो उसका मेन पर्पज़ यही है कि गैस लीकेज वगैरह की वजह से वो डाउन हो जाता है तो फिर उसको फिलिंग की जाती है, फिलिंग करके उसको मेंटेन किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर की जो है वो सर प्रेशर बिलो होने पर हेक्साफ्लोराइड गैस निकल जाती है क्या? हाँ वो लीकेज होता है। अच्छा। हाँ तो फिर उसको एक्सटर्नली फिल किया जाता है, उसके लिए मैकेनिज्म रहता है ट्रांसफार्मर में। तो ये ट्रांसफार्मर का बिल्कुल बेसिक अपन समझें कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, उसका ओवरऑल प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और हम जो टीआरडी के अंदर इलेक्ट्रिकल टीआरडी के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो किस तरह का होता है। इसके बाद बात करते हैं टैप पोजीशन की। तो ट्रांसफार्मर का जो टैप पोजीशन है, मतलब 6 टैप पोजीशन होता है। -15 से जो भी रेटिंग है उसकी रेटिंग में -15 से और +10% तक का रेटिंग रहता है। -15 का मतलब हुआ कि 85%, 90%, 95%, 100%, 105% और 110%। हाँ पंकज जी बोलिए। कह रहे थे सर कि अगर इसको 2-3 पार्ट में अगर हाँ समझा जाता इसको 2-3 दिन में बिल्कुल मेरा भी यही आइडिया है आज का। इसको क्या है ना, हाँ कम से कम 3 पार्ट में समझना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी जी चीज़ें डिटेल में है। तो हाँ सर हाँ सर। अभी ये जो डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में ही आएगा ये सारा चीज़। एटलीस्ट 3 दिन तो इसको कंप्लीट करने में लगेगा क्योंकि सब कुछ बेस यही है, मतलब PSI का बेस जो है यही है। इसको एक एक चीज़ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो टैप पोजीशन जो होता है इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी होती है, इस चीज़ को पहले आप लोग बताएंगे फिर इसके बाद मैं समझाऊंगा। टैप पोजीशन पहले समझ लीजिए कि मैंने बताया कि -15 से +10% तक का वेरिएशन होता है। -15 पे जो होता है वो 85 होता है, फिर -10 पे होता है 90, फिर 95, फिर 100, फिर 105, फिर 110। तो ये जो होता है हम अगर पूछें, हाँ ये झूमर जी बताइए, कुछ क्वेश्चन है आपका? सर जो प्राइमरी बुशिंग सिटी और सेकेंडरी बुशिंग सिटी बोले हाँ तो दो यूज होता है ना सर, प्राइमरी में 2 हाँ सेकेंडरी में 2। बिल्कुल। देखिए सर उसका रेटिंग का सर कुछ है? रेटिंग जैसा ट्रांसफार्मर रहेगा उसके हिसाब से रहेगा, जिस कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर रहेगा उसका काम क्या है, उसका काम है मतलब मैं बता रहा हूँ। उसका जो सिटी का काम होता है करंट को मेजर करना। हम जो इनपुट ले रहे हैं 132 kV का अगर इनपुट ले रहे हैं और ट्रांसफार्मर का रेटिंग भी मेरे को पता है, तो हमारा वोल्टेज पता हो गया प्राइमरी का, ट्रांसफार्मर का ये ये रेटिंग पता है मेरे को, कैपेसिटी क्या है, उसका रेटेड वोल्टेज क्या है, तो हम वहाँ से करंट निकाल सकते हैं कि कितना करंट फ्लो होगा, और उसको मेजर करने के लिए उससे ज़्यादा का ही रेटिंग का सिटी लगाना पड़ेगा। तो ये रहता है। तो नॉर्मली 200 एम्पियर तक का लगाया जाता है, 200 हाई वोल्टेज साइड में 200 एम्पियर, और इधर सेटिंग रहता है 750 एम्पियर तक का LV साइड में, क्योंकि HV साइड में करंट कम रहेगा वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, LV साइड में करंट ज़्यादा रहेगा वोल्टेज कम रहेगा। तो सर और एक डाउट सर। हाँ बताइए। सेकेंडरी में क्या रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन मतलब क्लियर नहीं होगा। आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए।
जो प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न बोले ना, प्राइमरी में कितना रहेगा, सेकेंडरी में कितना रहेगा, हाँ और हाँ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाँ वाइंडिंग का मैं बता रहा हूँ। कहाँ पे कितना रहेगा उतना बोल दीजिए। हाँ हाँ देखिए उसका कॉन्सेप्ट ये है, सिंपली ये समझ लीजिए कि हमारा अभी जो डिस्कशन पूरा चल रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डिस्कशन चल रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि हम हमारा जो इनपुट साइड में हम वोल्टेज ले रहे हैं, इनपुट साइड कह लीजिए या प्राइमरी साइड कह लीजिए, उधर जो वोल्टेज रहेगा हायर वोल्टेज रहेगा, और आउटपुट साइड या सेकेंडरी साइड का वोल्टेज जो रहेगा लोअर रहेगा। ये तो क्लियर हो गया कि हायर वोल्टेज हो गया एक साइड और एक साइड लोअर वोल्टेज हो गया, उसको स्टेप डाउन बोलेंगे ट्रांसफार्मर। और जिधर हायर वोल्ट, और हम ये भी कह रहे हैं डेफिनेशन में ट्रांसफार्मर की मैंने बताया कि दोनों साइड पावर जो है इक्वल होता है। मतलब जो प्राइमरी साइड में जितना पावर होगा सर्किट में, वही सेकेंडरी साइड के सर्किट में भी पावर होगा। पावर क्या होता है, अगर बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो वोल्टेज इनटू करेंट जो होता है वो पावर होता है। तो प्राइमरी साइड में हायर वोल्टेज हम बता रहे हैं तो वहाँ करंट कम होगा, और सेकेंडरी साइड में हम लोअर वोल्टेज बता रहे हैं तो करंट ज़्यादा होगा, तब तो जाके ये दोनों क्वांटिटी बराबर होगी, यानी पावर बराबर होगा। तो ये हो गई पावर की। और ये तय हो गया कि प्राइमरी साइड में हायर वोल्टेज है तो लोअर करंट रहेगा। तो लोअर करंट रहेगा मतलब करंट का मैग्नीट्यूड अगर कम रहेगा उस सर्किट में, तो उस सर्किट में जो कंडक्टर रहेगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपेरेटिवली सेकेंडरी साइड के सर्किट के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम रहेगा। कम करंट कैरी कर रहा है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कम रहेगा। और हाई वोल्टेज है मतलब उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा, कि उस हाई वोल्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा टर्न्स में रोटेट मतलब वो घूमेगा, वोल्टेज इंडक्शन कराएगा। फिर से इसको समझाएं, सेकेंडरी साइड में करंट ज़्यादा हो रहा है, करंट ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर का जिसमें वो करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो कंडक्टर मेल्ट हो जाएगा। सिंपली कंडक्टर का अगर पतला रहेगा वायर तो उतना करंट झेल नहीं पाएगा, और हीटिंग उसमें होगा, करंट ज़्यादा होने की वजह से हीटिंग होगा, और हीटिंग इतना ज़्यादा होगा कि उस कंडक्टर को पिघला देगा। इसके लिए उसका साइज़ जो है हम ज़्यादा रखेंगे कि उसको मतलब बियर कर सके, टॉलरेट कर सके उतने करंट को। ये कंसेप्ट है, मतलब कंडक्टर की साइज सेलेक्ट करने का ये तरीका होता है। अभी कुछ क्लियर हुआ झूमर जी? हाँ सर क्लियर। ये चीज़ समझ लेना है कि हाई वोल्टेज साइड में लो करंट रहेगा और लो वोल्टेज साइड में हाई करंट रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है, किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर जो होता है, पावर का ट्रांसफ़र करता है, ये नहीं कि वोल्टेज या करंट का ट्रांसफ़र करता है। पावर का स्टेप डाउन नहीं करता है या वोल्टेज का ट्रांसफ़र नहीं करता है। वोल्टेज या करंट को स्टेप डाउन या स्टेप अप करता है, और पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू इंडक्शन इफेक्ट की वजह से ट्रांसफ़र होता है। कहीं से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है दोनों सर्किट का आपस में कनेक्शन नहीं है, पैरेलल या सीरीज़ के फॉर्म में कनेक्शन नहीं है, बल्कि उनका ऐसे कपलिंग है, मैग्नेटिक कपलिंग है। वो प्राइमरी सर्किट है एक, ये स्पाइरल फॉर्म में प्राइमरी सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और उसी के पास में दूसरा एक सर्किट ला के रख दिए हैं, और उस प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर सर्किट सर्टेन एरिया में फ्लक्स का क्षेत्र बन गया, और उस क्षेत्र में जो भी कंडक्टर आएगा और उस कंडक्टर को कट करेगा, तो जिस एरिया में कट हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, वहाँ पे फ्लक्स लिंकेज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस मतलब वोल्टेज वहाँ पे जनरेट हो गया, उस सर्किट में वोल्टेज का लीकेज हो गया। दो टर्मिनल के बीच में चेक करेंगे तो वोल्टेज आएगा, और वो टर्मिनल को मतलब क्लोज सर्किट बना देंगे तो उसमें करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा। लोड दे देंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। ये है कंसेप्ट। क्लियर हुआ? तो अपन भी टैप के बारे में समझ रहे थे, तो टैप को आज अच्छे से क्लियर करते हैं। टैप
पोजीशन क्या होता है और ये किस चीज़ का, जो हमने रेशियो बताया ये 15% है, तो ये 15% है। दूसरा, टैप के बारे में एक और चीज़ बता देते हैं कि टैप जनरली जो होता है इंडस्ट्रीज़ में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसमें हाई वोल्टेज साइड में टैप प्रोवाइड किया जाता है और लो वोल्टेज साइड में नहीं किया जाता है, हाई वोल्टेज साइड में किया जाता है। क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में करंट कम रहेगा तो हम जो टैप का पोजीशन चेंज करेंगे, तो टैप का पोजीशन चेंज करने का मतलब कि सर्किट के को हम छेड़ रहे हैं, एक तरह से सर्किट को चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल आर्क पैदा होगा और उससे मतलब प्रॉब्लम होता है, लॉस होता है। तो इसीलिए हाई वोल्टेज साइड में करंट कम होने की वजह से वहाँ आर्क कम पैदा होगा। वही लो वोल्टेज साइड में करंट कम होता है तो लो वोल्टेज साइड में हम टैप पोजीशन रख देंगे चेंज करने वाला, तो उसको दिक्कत आएगी वहाँ। दूसरा, और टैप को क्लियर तरीके से समझिए, आप लोग को वैसे आइडिया होगा टैप का मतलब क्या होता है। जैसे एक पूरा कंप्लीट सर्किट है, उसमें हमने जो ये आउटपुट लेने का एक कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इतना आउटपुट मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक सर्किट को रोल में लाएंगे तो इतना आउटपुट मिलेगा। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ कनेक्शन का पॉइंट कह सकते हैं कि लगाया गया रहता है, प्रोविज़न दिए रहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करेंगे तो इतना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी सर्किट को लेंगे तो इतना वोल्टेज मिलेगा, इतनी सर्किट को लेंगे तो इतना वोल्टेज। उसी हिसाब से टैप का पोजीशन बनाया गया रहता है। तो ये टैप पोजीशन जो हम पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं 5% के स्टेप में बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि 5% के वेरिएशन जो होता है 5% के होता है, लेकिन ये चीज़ मतलब यूनिवर्सल नहीं है, वो ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर चेंज होता रहेगा। 30 MVA का जो ट्रांसफार्मर आजकल आ रहा है उसमें 1.5 से 3% तक भी के स्टेप में भी वेरी होता है। लेकिन पहले जो ट्रांसफार्मर आया करता है 21.6 MVA वाला, उसमें जनरली 5% के स्टेप में बढ़ता है, मतलब -15 से +10 के बीच में। अब हम टैप पोजीशन नंबर 1 किसको कहें और टैप पोजीशन नंबर 6 किसको कहें, तो ये हम नहीं तय करते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रहती है, अलग अलग कंपनी जो है, BHEL हो गया या फिर ABB हो गया, फिर और भी ऑलस्टॉम का ट्रांसफार्मर आता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो ये तय करता है कि हमें ये 85% पे जितना वोल्टेज आ रहा है उसको टैप पोजीशन 1 दे देना है, 90% पे जो आ रहा है उसको टैप पोजीशन 2 दे देना है, 95 पे आ रहा है 3, इस तरह से 100 पे 4 और 105 पे 5 और 110 पे 6 नंबर टैप पोजीशन। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरर देता है। कुछ मैन्युफैक्चरर जो है 110 से चालू करता है कि 110 पे 1, 105 पे 2 और 100 पे 3। तो हमारे यहाँ सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है टैप पोजीशन 3 पे 100% जो है आउटपुट देता है। तो ये सेटिंग अलग अलग जो मेकर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो किस चीज़ का परसेंटेज होता है कि हम इतना सेटिंग पर रखे हैं, जो ये परसेंटेज है वो किस चीज़ का परसेंटेज है, ये कोई बताएगा? थोड़ा कोशिश कीजिए, सोचिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की वो क्या चीज़ है, मतलब जो परसेंटेज वेरिएशन हो रहा है वो किस चीज़ में हम वेरिएशन कर रहे हैं। हाँ पंकज जी बताइए। सर वाइंडिंग का परसेंटेज वेरिएशन करते हैं। मतलब वाइंडिंग का क्या? वो वाइंडिंग में मतलब पूरे मान लीजिए वो है तो उसको टैप बाय टैप वेरिएशन करके पार्ट बाय पार्ट निकालते हैं। हाँ रविंदर जी बताएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितना टर्न है उसके अनुसार। एक्चुअली में ये जो हम परसेंटेज ये जो बात कर रहे हैं कि इसको हमें इतना परसेंट पे रखना है, टैप पोजीशन 1 है सपोज, तो इसको 110% पे रखना है, तो ये 110% का मतलब हो गया 1.1। तो ये 110% मतलब 110/100, तो ये किस चीज़ का रेशियो आता है, ये जो परसेंटेज आता है वो किस चीज़ का होता है? हाँ शैलेंद्र जी बताएं।
सेकेंडरी साइड का होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी जो होता है उसी का रेशियो आता है सर। हाँ बिल्कुल, ये टर्न रेशियो जो होता है ना, जो जो टर्न रेशियो होता है हमारा प्राइमरी साइड में T1 या N1 कह लीजिए टर्न है, और उसी तरह से सेकेंडरी साइड में T2 को डिनोट कर लीजिए। तो ये टर्न रेशियो जो होता है T1/T2, उसका जो है हम परसेंटेज ये लेते हैं। T1 और T2 को नॉर्मली जो है हम N से डिनोट करते हैं। N जो है T1 और T2 है, और इस रेशियो को हम वेरी करते हैं, उसी परसेंटेज को यहाँ डिनोट करते हैं कि ये हम T1 T2 को कितना रखें, टर्न रेशियो का हम वेरिएशन किस तरह से करें। तो T1 और T2 जो है हम वेरी कराते हैं। T1 T2 को मान लीजिए सपोज हम 110 पे रख दिए। 110 पे रखने का मतलब ये हुआ कि हम बढ़ा रहे हैं, 100 से ज़्यादा हुआ मतलब बढ़ा रहे, 110 मतलब 1.1, और वही 95% पे रख दिए तो यहाँ 1 से कम हो गया तो 0.95 हो गया, यानी घट रहा है। यहाँ पे जो टर्न रेशियो है वो घट रहा है। तो ये कोई पूछे कि ये जो हम परसेंटेज डिनोट करते हैं कि इतना परसेंट पे इतना टर्न टैप पोजीशन और इतना परसेंट पे इतना टैप पोजीशन, तो ये परसेंटेज किस चीज़ का होता है? टर्न रेशियो का ये परसेंटेज होता है। टर्न रेशियो को ही कैलिब्रेट करते हैं कि इतना परसेंट पे हम ये मानेंगे कि ये टैप पोजीशन 1 है, इतना पे 1 है। सिर्फ एक वाइंडिंग का ये नहीं होता है कि एक वाइंडिंग का इतना परसेंट ले लिए तो ये टैप पोजीशन 1 हो गया, फिर इतना परसेंट ले लिए तो टैप पोजीशन 2 हुआ, ऐसा नहीं। वो दोनों का टर्न रेशियो का जो वेरिएशन कराते हैं वो टैप पोजीशन होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो टैप पोजीशन यहाँ पे हम देते हैं, जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें जो हम टैप पोजीशन देते हैं वो किस साइड देते हैं? हाई वोल्टेज साइड देते हैं कि लो वोल्टेज साइड देते हैं? किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में कि ये जो टैप पोजीशन दिया गया रहता है वो हाई वोल्टेज साइड में? हाँ पंकज जी बताएंगे। सर हाई हाई वोल्टेज साइड देते हैं क्योंकि वहाँ करंट लो रहता है। हाँ शैलेंद्र जी बताएंगे। सर हमेशा सर ये एलबी साइड रहेगा, लो वोल्टेज साइड रहेगा। हाँ इसका फंडामेंटल ये है कि यहाँ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में जो हम टैप पोजीशन चेंज करते हैं रिमोटली या कह लीजिए सब स्टेशन से मैनुअली, वो ऑफ लोड पे करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो टैप पोजीशन चेंज करते हैं ऑन लोड नहीं करते हैं, ऑफ लोड करते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर को पहले ऑफ लोड करते हैं, इसको दोनों साइड से सर्किट ब्रेकर को ओपन कर लेते हैं, एसबी साइड से भी और एलबी साइड से, और तब जाके उसके टैप को रेज या लोअर करते हैं। तो ये वाला जो फैक्टर था कि हाई वोल्टेज साइड में लो करंट का होना और लो वोल्टेज साइड में हाई करंट का होना, ये फैक्टर रहा ही नहीं। जब करंट उसमें फ्लो हो ही नहीं रहा है तो करंट वाला फैक्टर तो रहा नहीं। इसके लिए हम लो वोल्टेज साइड में जो है टैप ये करते हैं, क्योंकि हम वोल्टेज जो है लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज वेरी करना चाहते हैं। एचबी साइड तो वोल्टेज फिक्स आ रहा है, एलबी साइड के वोल्टेज को हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टैप पोजीशन जो है एलबी साइड में हम रखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है उसको एलबी साइड में रखते हैं, क्योंकि रीज़न बस यही है कि हम इसको ऑफ लोड पे टैप चेंज करते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर को ऑफ लोड करने के बाद हमें टैप चेंज करने का गाइडलाइन है। लेकिन आजकल ऑन लोड टैप चेंजर भी आ रहा है, हालांकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ऑन लोड टैप चेंजर में ये होता है कि पूरा टैपिंग का जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो ऑयल इमर्ज्ड होता है। ऑयल इमर्ज किस लिए होता है? क्योंकि उसको हम जब भी टैप चेंज करते हैं तो आर्क जो पैदा होता है वो ऑयल में क्वेंच हो जाता है, बुझ जाता है, और इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहता है। लेकिन वो जो पूरा सिस्टम बनाने के खर्च आते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके डिज़ाइन और सारी चीज़ें। तो अभी की स्थिति में जो है जनरली हम ये कहेंगे कि ऑफ लोड टैप चेंजर वाला ट्रांसफार्मर ही इंडियन रेलवे में यूज हो रहा है, ऑन लोड वाला नहीं यूज हो रहा है। और इसी वजह से हम जो टैप है एलबी साइड में रखते हैं, हाई करंट एलबी साइड में हाई करंट के होते हुए भी
LV साइड रखते हैं, क्योंकि ऑफ लोड पे हम चेंज करते हैं टैप को। इसको हम रिमोटली भी चेंज कर सकते हैं, TPC मतलब कंट्रोल ऑफिस में बैठे भी चेंज कर सकता है, और वहाँ से मैनुअली भी चेंज करवा सकता है, और पैनल से और ट्रांसफार्मर के पास भी से भी चेंज किया जा सकता है। हाँ रविंद्र जी बताइए। और सर एलवी साइड या सेकेंडरी साइड भी बोल सकते हैं क्या? हाँ सेकेंडरी साइड बोल सकते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग साइड बोल सकते हैं। तो ठीक है सर। हाँ सर सर जो कन्वेंशनल मेमो का जो ट्रैक्शन पावर सर्किट है ना, हाँ ठीक इसी बेसिस पे काम करता है वो। उससे 22 पोजीशन होते हैं टैपिंग करके, हाँ हाँ उसमें यही लगभग मिलता जुलता है। हाँ मतलब जैसे वर्किंग प्रिंसिपल तो सबका सेम ही है ना। बाकी टैप पोजीशन वहाँ पे इसलिए ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उसको अलग अलग वोल्टेज लेवल की ज़रूरत पड़ती रहती है। वहाँ पे जो रेंज है, अलग अलग वोल्टेज रेंज की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसके लिए वहाँ पे अलग अलग। यहाँ पे जनरली जो है 1 kV का वेरिएशन होता है, जैसे 5% से, यानी एक टैप चेंज कर दिया 110% पे मिनिमम। जैसे हम पूछे अगर कि जैसे हमारा जो है मैक्सिमम वोल्टेज कितने टैप पोजीशन पे मिलेगा और मिनिमम वोल्टेज कितने टैप पोजीशन पर मिलेगा, तो उस चीज़ को कोई समझाएगा? हाँ रविंद्र जी बताइए। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए, तो आवाज कट गया था। हाँ कहने का मेरा मतलब है कि जैसे हम जो टैप पोजीशन तो समझ लिए कि T1 से T6 तक मतलब 6 टैप पोजीशन होता है, तो कौन से टैप पे वोल्टेज जो है ज़्यादा मिलेगा, कौन से पे कम मिलेगा? आवाज आवाज में आवाज नहीं आ आवाज कट रही जाती है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि टैप पोजीशन T1 से T6 है, मिल रहा है आवाज़? आवाज नहीं सही मिल रहा है सर, आपका आवाज सही से नहीं आ रहा। अभी आवाज़ आ रहा है? एक मिनट। हाँ थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। अभी आवाज़ मिल रहा है? मैं ये सर आवाज कट के आ रहा है, एक बार लेफ्ट होके वापस जुड़िए सर, बराबर हो जाएगा। अच्छा अभी देखिए, अभी आवाज़ आ रहा है? नहीं सर आवाज कट रही है, एक बार लेफ्ट हो जाइए फिर वापस जुड़िए, आवाज बराबर हो जाएगी। हाँ अभी आवाज़ मिल रहा है? हाँ पंकज जी बताइए, अभी आवाज़ मिल रहा है? अभी आवाज़ मिल रहा है पंकज जी? अभी आवाज़ मिल रहा है?
अभी आवाज़ मिल रहा है आप लोग को? अभी बराबर मिल रहा है सर। चलिए, तो मैं ये पूछ रहा था कि टैप पोजीशन जो हम बताए हैं कि T1 से T6 तक टैप पोजीशन होता है, तो उसमें किस टैप पोजीशन पे वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा और किस टैप पोजीशन पे वोल्टेज मिनिमम मिलेगा, ये कैसे समझेंगे, कैसे बताएंगे? हाँ, रविंदर जी बताएंगे। कम मिलेगा, T6 में ज्यादा मिलेगा, T1 में कम मिलेगा सर। हाँ, मान लीजिए 110% रखे हैं टैप पोजीशन जो है। अब ये जो है ना, मैंने जैसा बताया कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करेगा कि 85% को टैप 1 मान के चल रहा है कि 110% को टैप 1 मान के चल रहा है ना। हमारे यहाँ 110% को टैप 1 के मान के चल रहा है, ऐसा ट्रांसफार्मर है जो 110% जहाँ टैप पोजीशन रहता है उसको टैप 1 मानता है, 105 जो रहता है उसको टैप 2 मानता है, इसी तरह से 100 जो रहता है टैप 3, इस तरह से रहता है। तो हम 110% पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। 110% में मान लीजिए कि टैप पोजीशन 1 है, इस पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा कि मिनिमम वोल्टेज मिलेगा, और किस तरह से ये होता है। तो एक चीज़ समझिएगा कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, मैं बता रहा हूँ, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है कि N1/N2 और इक्वल्स टू V1/V2 होता है, और इक्वल्स टू I2/I1 होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। और N1/N2 को ही A बोलते हैं या N बोलते हैं। A समझ लीजिए कि A बोलते हैं, जो टर्न रेशियो होता है उसको A से डिनोट कीजिए। तो A का ही ये परसेंटेज है, 110% जो है वो A का है कि A का 110% रख लिए, या A का 85% रख लिए, A का 95% रख लिए। तो ये जो चेंज कर रहे हैं स्टेप अलग अलग है, वो A का है। तो हमारा V2 को हमें एडजस्ट करना है, यानी सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को एडजस्ट करना है। तो V2 जो हो गया V1/A हो गया, उसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से V2 जो निकल के आया V1/A आ गया। तो V1/A आ गया, तो 110% का मतलब क्या होता है 1.1, ठीक है। 110% का मतलब होता है 1.1, और V2 हम कह रहे हैं V2 बराबर V1/A। तो यहाँ A जो है 1.1 इंटू A हो गया। तो 1.1 जो कि 1 से ज़्यादा है और ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो ओवरऑल वोल्टेज को कम कर देगा, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज मेरा मिलेगा सेकेंडरी साइड में उसको कम कर देगा। उसी तरह हम 105% पे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब टैप पोजीशन 2 पे बढ़ेंगे, तो थोड़ा वोल्टेज बढ़ेगा। उसी तरह 100% पे चलेंगे, 100 मतलब 1, 100% का मतलब 1, तो A इंटू 1, तो उससे 105% से जो मिल रहा था उससे थोड़ा बेटर होगा। इसी तरह अब हम पहुँचेंगे 95% पे, तो 95% का मतलब होता है 0.95, यानी एक से ये क्वांटिटी कम हो गई और ये डिनोमिनेटर में आ गई, तो ओवरऑल वोल्टेज जो है मेरा बढ़ जाएगा। और ऊपर बढ़ेंगे 90% या 85% पे, तो मैक्सिमम मेरा 85% पे मिलेगा और मिनिमम जो है 110% पे मिलेगा। ये समझने में दिक्कत आई किसी को? सर वो फार्मूला एक बार बोल दीजिए, N1 जैसे N2 बराबर V1/V2 होगा ना? N1/N2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1 था। अभी I2/I1 से अपने को मतलब नहीं है, वो आगे देखेंगे। लेकिन N1/N2 को A बोलिए, टर्न रेशियो, और इक्वल टू V1/V2, तो V2 देखेंगे तो V1/A हो जा रहा है। अगर N1/N2 A है तो यहाँ V2 निकल के आ जाता है V1/A। इसी रेशियो से, इसी रेशियो के फार्मूले से V2 निकालेंगे तो V1/A आ जाएगा। और A चूँकि नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और उसी को वेरी कर रहे हैं। अगर 110% की तरफ रखेंगे, यानी 1 से ज़्यादा रहेगा और नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ओवरऑल उसको कम करेगा ना, उस रेशियो को, मतलब पूरा क्वांटिटी कम हो गया, तो वोल्टेज जो है सेकेंडरी साइड में कम आ गया। इसका कैलकुलेशन करके हम भेज देंगे ग्रुप में।
वैसे समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़ें तो। V2 नहीं बराबर सर, मैंने यहाँ पे 110 को मैंने 1 मान लिया, मतलब यहाँ पे नहीं 110% जो, हाँ टैप 1 110 को मान लिया। हाँ टैप बराबर हाँ ठीक है। 110% का मतलब हुआ कि 1.1 और 1.1 और वो किसका है 1.1, तो A का है, तो A इंटू 1.1 हो गया। तो नीचे की क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो गई तो ओवरऑल डिवाइड होके मेरे को क्वांटिटी जो मिलेगी वो कम मिलेगी। और वही हम 90% की जब बात करेंगे तो 0.9 यानी एक से क्वांटिटी वो कम हो गई तो ओवरऑल जो वोल्टेज मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। हाँ झूमर जी बताइए। सर अगर मान लो हम 110% टैप में सिलेक्ट किए तो वो चीज वोल्टेज मैक्सिमम कितना आएगा? वही वोल्टेज जो है हमारा 24 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, डिपेंड करता है। रेटेड जो हमारा है, हमारा रेटिंग जो रहता है 100%, जो रेटिंग रहता है 100% पे रहता है और 100 से नीचे हम जा रहे हैं तो हम वोल्टेज कम कर रहे हैं। मतलब ये परसेंटेज वाला चीज़ है वो हर जगह सेम रहेगा, खाली ये जो नंबरिंग है ना कि 110 पे 1 रखना या 6 रखना, ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी ये तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा सब में कि 110% पे कोई मैन्युफैक्चरर जो है 1 मानता है और कोई 110% को टैप पोजीशन 6 मानता है। तो हमारा 100% पे 27.5 रहता है। हमारा रेटिंग जो रहता है ट्रांसफार्मर का, जो डिज़ाइन रहता है कि हमारा आउटपुट जो है ट्रांसफार्मर का 27.5 मिलना चाहिए। वो इन्हेंस करके इसलिए रखते हैं कि हमको डेड एंड पे यानी एसपी पे भी उतना वोल्टेज मिलते रहना चाहिए, कितना 25 के भी मिलते रहना चाहिए। इसके लिए हमारा आउटपुट हम चाहते हैं कि 27.5 रहना चाहिए। तो अगर उतना रेटेड पे रहता है यानी 100% पे रहता है तो हम 110 पे रखेंगे उसको तो हमारा 25 के आसपास आ जाता है। और वही 90% के ऊपर रखेंगे तो 28 29 हो जाता है, इस तरह से 28 तक हो जाता है। तो उस तरफ नहीं जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है तब जाके उस तरफ करते हैं 90% या 95% ऐसा। 100% और उससे इस तरफ ही रखते हैं 105% 110% ऐसा। सर ये टैप चेंजर ये ऑटोमेटिकली होता है या मैनुअली करना रहता है, मतलब कैसे मतलब होता है? इसमें 3 तरीका होता है। एक तो टीपीसी जो है वो करता है, ट्रांसफार्मर को ऑफलोड किया, जो भी इंडियन रेलवे में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो ऑफ लोड टैप चेंजिंग वाला ही लगा हुआ है, उसको ऑन लोड नहीं कर सकते। ऑन लोड चेंज करने पे ट्रांसफार्मर जल भी सकता है, ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसमें आर्क फेंसिंग करने के लिए मैकेनिज़्म नहीं है। उसको ऑफ लोड पहले करना है। ऑफ लोड करने का तरीका ये है कि ट्रांसफार्मर जो सप्लाई दे रहा था उसके लिए 2 ट्रांसफार्मर रहता है ना टीएसएस के अंदर, तो दूसरे ट्रांसफार्मर पे लोड शिफ्ट कर दिए, उस ट्रांसफार्मर का एलवीसी भी ओपन कर दिए, फिर इसके बाद एचवीसी भी ओपन कर दिए। ट्रांसफार्मर आइसोलेट हो गया दोनों तरफ से, एचवी साइड से भी और एलवी साइड से भी। और फिर इसके बाद वहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास पूरा डायग्राम में वहाँ जो अपना स्काडा रहता है उसमें सब चीज़ का डायग्राम रहता है कि टैप दिखाता है, सारी चीज़ें दिखाता है, वोल्टेज दिखाता है। तो वहाँ पे हम कर्सर ले जाते हैं, फिर टैप पे जाते हैं और उसको रेज करने का आता है, लोअर करने का आता है। तो रेज करना है तो रेज पे क्लिक कीजिए, लोअर करना है तो लोअर पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे चेंज हो जाता है। टैप पोजीशन पहले 3 था तो वहाँ अगर लोअर किए तो टैप पोजीशन 2 दिखाएगा, है ना। तो टैप पोजीशन यहाँ दिखा दिया कि टैप 2 हो गया, आपके पास दिख रहा है। फिर इसके बाद वहाँ पे चेक करवाना होता है पैनल पे टीएसएस के अंदर। फिर वहाँ चेक करने के बाद ट्रांसफार्मर पे भी जाके चेक करके आता है कि ट्रांसफार्मर में जो लगा हुआ है डिस्प्ले वहाँ भी दिखा रहा है कि नहीं टैप पोजीशन, यहाँ 2 दिखा रहा है तो वहाँ भी 2 दिखा रहा है कि नहीं। तो एक तो मैंने रिमोटली कर लिया। फिर वहाँ भी से भी किया जा सकता, मान लीजिए हमारे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा है तो पैनल से भी कर सकता है और ट्रांसफार्मर से भी मैनुअली कर सकता है टैप पोजीशन से।